देश में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सम्मान लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले धार्मिक असहिष्णुता मुद्दा था, लेकिन अब मामला अन्नदाता के हक का है। हालांकि धरती पुत्र की इस लड़ाई में कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, तो उधर कई एनडीए के घटक दलों ने भी किसानों की मांगों को समर्थन करते हुए भूमिपुत्रों को अपना समर्थन दिया है। इसमें अकाली दल ने पहल की है, तो वहीं अब सम्मान लौटाने में भी अकाली दल ने शुरुआत की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान वापस लौटा दिया, तो वहीं अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ने भी सम्मान लौटाने की बात कही है। जिसके बाद अब खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने भी कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में अपने सम्मान लौटाने की बात कही है। बिहार चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने हैदराबाद निगम चुनावों में पूरा दमखम दिखाया। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। हालांकि शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिली, तो कई नेताओं ने ट्वीट में इसका असर दिखाया। लेकिन दिन और काउंटिंग बढ़ने के साथ ही भाजपा के आंकड़े कम होते गए। इन चुनावों की एक और खास बात रही कि यहां पर वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी। तो उधर महाराष्ट्र में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीन पार्टियों की ताकत का सही आंक नहीं पाए। हालांकि इस बीच किसान आंदोलन का फैक्टर भी पार्टी के लिए नुकसान माना जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन केंद्र के सामने यह आंदोलन चैलेंजिंग रूप लेता जा रहा है। ऐसे में सरकार भी इन आंदोलन को जल्द ही निपटाना चाहेगी। इस बीच पूर्व खिलाड़ियों के सम्मान लौटाने की बात में भी सरकार पर दबाव बना है। देखना होगा कि अब केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं, एक तरफ देश में किसान आंदोलन में भी कई समर्थक आ रहे हैं जो अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। एक बार वापस आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ साल पहले भी कुछ लोगों ने पुरस्कार लौटाए थे। वो साइंस से जुड़े हुए थे, अब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, किसी को पद्म पुरस्कार मिला, वो लोग हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बहुत कुछ तो कुछ नहीं था। निगम देश में बहुत सारे हैं, लेकिन जब देश के दिग्गज नेता वहां जाकर के और उन्होंने रोड शो किए, तो उससे एक सबका एक ऐसा सोच बना कि रिजल्ट आना चाहिए, होगा क्या। तो हम बात कर रहे हैं हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, और बात बजट की जाए तो वहां पे अरबों रुपए का बजट होता है। लेकिन बीजेपी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि हैदराबाद पे अगर कब्जा होता है तो उससे साउथ को साधने में बहुत सहज और आसानी होगी। वो मंसूबे कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके मायने क्या हो सकते हैं? पहले सीटें नहीं थी, अब लार्जेस्ट 2 के रूप में या 3 के रूप में बीजेपी अपनी जगह बनाती है। तो इसे पूरा पॉजिटिव उसमें देखें, या फिर जैसी ताकत बीजेपी ने लगाई वैसे रिजल्ट नहीं मिले। और इसी तरह महाराष्ट्र जो तेलंगाना से लगता हुआ ही है, वहां भी रिजल्ट जैसे मान के चल रहे थे 6 एमएलसी सीट पर भाजपा को, वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाए। एक सीट भाजपा के खाते में गई और गठबंधन 4 सीट लेकर के गया। तो चले हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को, क्या इसे किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट कहें या फिर कुछ और, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हैं और कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। आप सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत एक निगम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निगम देश में बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लोग जानना चाहते थे कि हैदराबाद के रिजल्ट्स क्या होंगे, जैसे कि बहुत बड़ा कोई चुनाव हो जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हो। इसको हाइप भी दे दिया गया, खासकर बीजेपी लीडर्स जो प्रचार में अमित शाह जी गए, योगी जी का रोड शो करवाया गया वहां पे। तो
इन चुनाव परिणामों को देख करके क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने अपनी सेंधमारी की है, या जैसे सोच लेकर के बीजेपी चली थी वैसे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पा रहे? देखिए योगेंद्र जी, ये जनता पार्टी के शासन के बाद से भारत की राजनीति में भारी बदलाव का सिलसिला आया है। और उसके बाद भी जब श्रीमती गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में तो बिल्कुल ही अलग बदलाव आया है। एक पार्टी का एक छत्र शासन जो पहले इस मुल्क में हुआ करता था, वो समाप्त हो गया। तो इसका विकल्प क्या हो? तो अलग अलग दलों ने अपने अलग अलग विकल्प सोचे कि वामपंथियों ने वामपंथ को ऑर्गेनाइज करके उसके माध्यम से त्रिपुरा और बंगाल और साथ साथ में आपके तीसरा केरला, इनमें शासन स्थापित किया। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जनता पार्टी से अलग होने के बाद में विकसित हुई, उसने भी यही इरादा किया कि एक खास किस्म का शासन बने। जो पहले प्रारंभ में तो अटल जी जब थे तब तो ये फैसला था कि हम कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने आए, लेकिन धीरे धीरे विकल्प से मामला बना नहीं, सिर्फ दो पे सिमट के रह गए। तो उसके बाद में फिर वही आस्थाओं वाले सवाल ये सब कुछ ला करके और वैसा ही सब कुछ रास्ता बना करके और पार्टी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। राम मंदिर भी बना, ये सब हुआ। उसके साथ में पार्टी का डेवलपमेंट भी हुआ। अभी जो स्थितियां बन गई है उसमें दो स्वरूप नजर आते हैं। एक स्वरूप नजर आता है कि बहुसंख्यकवाद का जो एक सिलसिला है, बहुसंख्यक लोगों में शायद ये इस तरह की मनस्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ऐसी ही पार्टियों के माध्यम से, जो समझती हैं कि इस देश का जो बहुमत है, बहुसंख्यक है, उसका शासन होना चाहिए। ये पूरे मुल्क में अपने यही नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में इस तरह का सिलसिला चल रहा है कि जो भी सफ़ेद अगर तादाद में है तो उनका शासन होना चाहिए, काले तादाद में तो उनका होना चाहिए। वो यहाँ भी हुआ, यही सोच करके और सब चीज़ें बढ़ रहे थे। लेकिन भारत का सिलसिला बहुत अलग यूँ लगता है कि यहाँ कई जातियाँ हैं, कई संप्रदाय हैं, कई वर्ण हैं, उनमें समन्वय स्थापित हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हुआ और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने का सिलसिला रहा। लेकिन अभी जो संघर्ष है वो ये है कि क्या बहुसंख्यकवाद चलेगा या फिर जो धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक पार्टियां जो बनी हुई हैं उनको उठने का सिलसिला होगा। तो उसके संकेत कुछ मिले और वो संकेत के साथ में पहला जो एक जोरदार हमला बहुसंख्यकवाद के अनुयायियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो साउथ में हुआ, तो उसमें ये अगर ये विक्ट्री होती तो उसके साथ के साथ लगता है कि सर बहुसंख्यकवाद प्रभावी हो रहा है। लेकिन वहाँ की जनता ने और देश की जनता ने जो 5-6 इलेक्शन अभी और जो 6 इलेक्शन हुए उनमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी पराजित होती है और बाकी अलग अलग दल उसको लेकर के जाते हैं। तो उसका संकेत ये है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम अपने इस तरीके से अपने को संप्रदायों में या जातियों में बांटने वाली बात को बड़े रूप में स्वीकार नहीं करते। और ये जो कॉरपोरेशन में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, गृह मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री ने भी संवाद ऐसे ही कुछ भेजे, उसके माध्यम से लग रहा था कि ये साउथ में अब पूरी तरीके से जाने का रास्ता बन गया। लेकिन हाँ, चलिए ये तो मान के चला जा सकता है कि जैसे रिजल्ट की उम्मीद थी बीजेपी को वैसे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन एक बड़े रूप में खाता खोलना कह सकते हैं बीजेपी का। देखिए तमिलनाडु में ये जो हिंदू और द्रविड़ ये जो दो जमातें रही बहुत लंबे अरसे से, उसमें बहुसंख्यक द्रविड़ है और उनमें एक अलग किस्म की सोच है और वो बड़े ज़्यादा गॉड फियरिंग लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो द्रविड़ हों, आर्य हों, चाहे सनातनी हों, चाहे द्रविड़ हों। तो वो सारा सिलसिला तो रहता है। लेकिन साथ साथ में जिस तरह का ये जो दलितों का और पिछड़ी जातियों का जो सारी राजनीति चली, जो डीएमके के माध्यम से या एआईडीएमके के माध्यम से, जिसमें नेतृत्व तो भलाई से ब्राह्मण कर रहे हों, लेकिन राजनीति वो सब कुछ रही। तो उसको देखते हुए लगता ये था कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन से अपनी स्थापना का रास्ता देखेगी और जोड़ेगी अपने आप को रजनीकांत के माध्यम से, जो जनवरी के अंदर अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और उनकी मनस्थिति भी वैसी है जैसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो लंबा खेल है जिसको कि आज हम लोग वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस लौटूंगा मैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में धीरे धीरे सभी राज्यों से, और आपको ध्यान होगा कि साउथ के किसान पहले लंबे समय तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण वापस उनको जाना पड़ा। उनकी मांगों पे कोई खास चर्चा हुई नहीं। तो हैदराबाद का इलेक्शन में यूं तो देखिए बीजेपी
जहां पहले शून्य में थी वहां से अब अपनी पहचान बनाई है, सेकंड या थर्ड की पोजीशन में भी अगर रहती है, हालांकि टीआरएस लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जगह बना रही है वहां पे, तो उस लिहाज से तो हम देखें तो बीजेपी जैसी उम्मीद करके चली थी, बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर जेपी नड्डा हो, उन्होंने बाकायदा दिल खोल करके वहां चुनाव प्रचार किया। वैसे रिजल्ट तो नहीं मिल पाए, लेकिन दूसरी तरीके से ये देख सकते हैं कि एक मकसद में पूरी तरह से कामयाब तो नहीं, लेकिन चलिए कुछ जगह जरूर बना ली बीजेपी ने। और दूसरी तरफ अगर नहीं बना पा रही तो क्या वास्तव में किसानों का जो इफेक्ट है इन चुनावों पे भी कहीं पड़ा है? श्याम जी, आपकी साउंड नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। आपने म्यूट किया हुआ है, एक बार आप अनम्यूट करें उसे। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी ने अपने आप को देश में स्थापित करने का प्रयास किया था, वो देखिए ईस्ट और नॉर्थ में जाने का बहुत कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन जहां जहां स्थानीय पार्टी का वर्चस्व है वहां आज भी बीजेपी अपने आप को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाई। अब आप देखिएगा जिस प्रकार से हैदराबाद ग्रेटर नगर निगम के चुनाव हुए, ग्रेटर नगर निगम के चुनाव में यदि अमित शाह जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं या जेपी नड्डा जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि उन बाप बेटों की पार्टी जो है टीआरएस का क्या वजूद है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस तो वहां है ही नहीं अस्तित्व में। कांग्रेस आती है तो वो मिला लेते हैं और मंत्री बना करके उसको समायोजित कर लेते हैं। आप अगले पिछला इतिहास देखें तो देखिए क्या कि वहां पर बीजेपी 4 थी और कांग्रेस 2 थी और बाकी पे दोनों एआईएम वो थे और वो दोनों थे। तो आज की स्थिति में बीजेपी अपना भाग्य तलाशने के लिए वहां गई थी, लेकिन उसका भाग्य फिसल गया हाथ से, वो भाग्य नहीं बना पाई जिस प्रकार से बनना चाहिए था। तो स्थितियां है विकट। देखिए कि आज भी बीजेपी में चलाने वाले 2 लोग हैं। अब जेपी नड्डा तो साइड लाइन वाले हैं, जेपी नड्डा का अस्तित्व वो नहीं है जो कि होना चाहिए। अमित शाह और आज भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का निर्णय करते हैं किसी भी बात को लेकर के। तीसरे नंबर पे जेपी नड्डा जाते हैं। तो आप जिस प्रकार से अभी ओम जी को भी सुन रहा था कि पहले जिस प्रकार का माहौल बीजेपी के हाथ में था, केवल 2 लोग थे जो पार्लियामेंट में जीत के जाया करते थे। अब फिर वो एक बार 2014 में संख्या बढ़ाई, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो कुछ सीटें उनके हाथ से, राज्य फिर खिसक गए हाथ से। तो ये भी बात सही है कि आने वाला समय यदि गठबंधन या विपक्ष के लोग मिलजुल करके 7 तरीके से लड़ेंगे तो भाजपा को चुनौती देने में दे सकते हैं, लेकिन वो एक तरफ से लेकिन एक बात गठबंधन कहनी पड़ेगी, आपने कहा ये बात सही है कि कांग्रेस का वजूद जो राज्यों में कम हुआ है वो हुई है रीजनल लीडरशिप के कारण। अगर उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है तो वहां पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कारण हुआ कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी बनी, तो उस कारण से कम हुआ। इसी तरह से अगर साउथ में देखें तो वहां पे डीएमके, एआईडीएमके, टीआरएस, ऐसे कई राजनीतिक दल बने हैं। तो उसके कारण आपको अच्छे से पता होगा कि काफी समय तक, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कांग्रेस का एक लंबा कदावर नेताओं की एक बड़ी लिस्ट रही है वहां से, अभी भी हैं, चिदम्बरम वगैरह सब साउथ से ही आते हैं। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि बीजेपी तो देखिए अपने आप को संभाल करके, उनको तो घुसपैठ करनी कि हमें राज्य में एंट्री देनी है, घुसपैठ माफी चाहूंगा, एंट्री करनी है। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे अगर कम हो रही है, अगर हम सोच के चलें कि चलिए 2 सीट मिली हैं या 3 मिली या 5 मिली हैं, पहले 2 थी अब 5 मिल गई, तो मुझे लगता है कि कोई संतोषजनक पोजीशन वाली बात नहीं है। मैं श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, स्वर्णिम जी के पास जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, जैसे जैसे राज्यों में लोकल लीडरशिप यानी कि रीजनल पार्टीज का उदय हो रहा है, उनका मजबूत कद, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचना होता है, रीजनल पार्टी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पहले अपनी जड़ें मजबूत बनाती हैं, अगर लगता है तो फिर दूसरी जगह भी वो चले जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर भारत की राजनीति में थोड़ा भी उस असर से कांग्रेस ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में चाहे वो साउथ के कोई से भी राज्य हो, कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि अगर ये बात कह करके हम सांत्वना लें कि पिछली बार भी इतनी सीट नहीं थी और अब की बार भी नहीं बनी, तो कांग्रेस के लिए संतोषजनक बात नहीं है।
देखिए योगेंद्र जी, ये चुनाव तो म्यूनिसिपल इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव नहीं था कि अब पूरे राज्य की स्थिति देख सके। यहाँ जी पे हैदराबाद है, हैदराबाद से एआईएम के जो ओवैसी साहब है वो लगातार सांसद चुने आ रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन हुए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का ये बात सही है कि हमारे यहाँ से काफी जने जो है निकल करके उन्होंने रीजनल पार्टी बनाई है। जैसे आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस बनी है, टीआरएस में भी जो अधिकांश जो नेता गए हैं वो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। ये सारी चीजें हुई हैं। इस पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान निश्चित रूप से हुआ है कि हमारे यहाँ से निकल के गए। 2014 के जब इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद चुने गए उसमें से करीब 105 सांसद ऐसे थे जो पिछली लोकसभा में कांग्रेस से सांसद थे। तो ये इस तरह का हमारे यहाँ से पलायन हुआ। निकले लोग गए, चाहे किसी भी कारण से गए। अब उस पर आज पार्टी मंथन करती है, पार्टी उस पर करेगी। हम हमारा संगठन लेकिन वहां पे सब जगह बरकरार है। यहाँ पे इस चुनाव में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हमने तो हमारे संगठन को जितना क्षेत्र था उसमें हमने काम किया, उसमें हमने इलेक्शन लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीटों पे इलेक्शन लड़ा हैदराबाद में। और आप देखेंगे कि अमित शाह जो हैं इनके पार्टी के इस वक्त सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने वहां पे इलेक्शन का संचालन किया। आप गए, रोड शो भी आपने किया, योगी जी ने रोड शो किया। तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा अंदाज था कि आप इस प्रकार से आप अपना कद बढ़ा रहे हैं। पार्टी हैदराबाद में जो है या तो खुद को आगे बढ़ाएगी या एआईएमआईएम जो है उसका विस्तार रोकेगी। क्योंकि वहां जाके जो भाषण भी थे मैंने सुने, कई टीवी चैनल्स के माध्यम से कहा कि हम तो यहाँ पे पुराने हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करने आए, इस तरह की भी बातें हुई जिसको लोगों ने वहां नकारा। आप देखें कि ओवैसी जी की पार्टी है, इसको मैंने चुनाव लड़ा 60 सीटों पर, करीब 50 सीटों पर ये अभी इस वक्त जीतने की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से जो है ये बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 30 के आसपास ये पहुंचने की बात चल रही है कि ऐसा शायद प्रोजेक्शन आ रहा है कि 30 के आसपास पहुंच सकते हैं। जो अभी नतीजे, चूंकि अभी तो घंटे 2 घंटे और लगेंगे आने में, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया और जिन लोगों ने चुनाव प्रचार किया, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। जी अगर आपने अपने पूरी ताकत झोंक दी, आपने शीर्षस्थ नेता वहां पे उतार दिए किसी एक शहर में, कोई बड़ा चुनाव नहीं था, एक शहर का चुनाव था, उसमें आपने पूरे देश के सबसे अपने कद्दावर नेता उतार दिए। आपने पूरी टीम पूरे देश भर से लोगों को इकट्ठा करके वहां पे भेज दी। उसके बाद जो नतीजा आया वो नतीजा तो फिर उस जी तो चलिए कहना कि स्वर्णिम जी, कांग्रेस की संतुष्टि यही है। महाराष्ट्र चुनाव को देखें आप। देखिए कांग्रेस की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में जब से डिवीजन हुआ है 2 स्टेट्स का, तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे हमारा ठीक है संगठन कमजोर हुआ है। हैदराबाद में हमारा पहले भी इतना कोई खास वो नहीं था। जब पहले भी चुनाव हुए म्यूनिसिपल इलेक्शंस के, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हैदराबाद नहीं है। इस पूरे स्टेट का अगर ओवरऑल देखेंगे तो स्टेट में हमारा संगठन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से जो रेट्रोस्पेक्शन हमें करना होगा, जो अंदरूनी हमें विचार करना होगा, उस पर विचार करके, क्योंकि हमें ये तय है कि आपकी स्वर्णिम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। स्वर्णिम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। आशीष चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक तरह से 2 झटके हैं ये। लोग देख रहे हैं कि एक तरफ किसान आंदोलन से जोड़ के देख रहे हैं। अब कितना असर हुआ है इसका मैं नहीं कह सकता ये, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो दावे कर रही थी बीजेपी वैसे रिजल्ट नहीं मिले एमएलसी इलेक्शन में। और हैदराबाद पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था। हर कोई देख रहा था कि अमित शाह जी वहां पे गए हैं, जेपी नड्डा जी वहां पे गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी वहां पे गए हैं। तो एक ऐसे लोगों की जिज्ञासा जागृत हो गई कि हैदराबाद के चुनाव पे तो हम नजर रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हैदराबाद के इलेक्शंस को इतना किसी ने प्रमोट किया होगा या फिर उस पे टीवी चैनल्स ने इतना गौर फरमाया होगा जितना अब है। किसान आंदोलन से भी नजर करके लोग देख रहे हैं कि हैदराबाद के रिजल्ट क्या रह रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कैसे माने इसे? एक झटका लोगों की नजर में तो यह है कि जैसा प्रचार किया था वैसे तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ है। योगेंद्र जी प्रश्न काफी है मेरे से, आपने जो पूछे हैं मैं 1 बाय 1 सबका जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने बताया कि भाई इस पे भारतीय जनता पार्टी इतना फोकस क्यों कर रही है। तो जहां तक हम ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात करें तो ये 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करता है, 24 असेंबली सीट को कवर करता है। और अगर हम राज्यों की तुलना करें तो गोवा से बड़ा राज्य है इसका। गोवा पूरे राज्य से इसका पॉलिटिकल मैसेज ज़्यादा है।
अगर अभी थोड़े दिनों बाद बॉम्बे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, आप देखना इतना ही कवरेज रहता है उसका। फिर डीएमसी का, दिल्ली म्युनिसिपल का होगा, उसका भी इतना कवरेज रहेगा। फिर बेंगलोर का होगा। हैदराबाद भी अपने आप में देश में चौथे पांचवें नंबर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ रहा है और अपनी एनर्जी लगा रहा है और कोई विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं लगा रही है, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। हमने बिल्कुल चुनाव नहीं को बहुत सिंसियरिटी से लड़ा है, क्योंकि राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? राजनीतिक दलों का कार्य यह है कि पब्लिक के सामने एक एजेंडा लेकर जाना, चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करके उस एजेंडे को लागू करना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें सारी पार्टियां यही करती हैं। देखिए, अपनी विचारधारा को प्रॉस्परस करना ये सब पार्टियों का काम होता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। और जहां तक आप इसका एक मैसेज की बात कर रहे हैं कि अपेक्षित सफलता नहीं मिली, ये बिल्कुल गलत है। हम पिछले चुनाव में 4 थे, और जो मैं अभी लेटेस्ट ट्रेंड देख रहा हूँ, 5:26 पे मेरे पास ट्रेंड आया है, उसमें हम 41 सीटों के आसपास हम बढ़त बना करके या जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है। और इस सफलता किस मायनों में है? आप देखिए कि अभी तक वहां पे कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। 2014 के इलेक्शन में भी और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वहां पे कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। अब अगर कांग्रेस वहां पर पीछे जा रही है और बीजेपी आगे आ रही है, तो इसमें हमारा थोड़ी दोष है। हम तो पॉलिटिकल स्पेस लेंगे ना, हम पॉलिटिकल स्पेस लेंगे। नहीं, हम पॉलिटिकल स्पेस लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? हम बताइए आप। हम सब जगह पॉलिटिकल स्पेस लेंगे। हमने बंगाल में पॉलिटिकल स्पेस ली है कांग्रेस को बाहर करके, हमने उड़ीसा में पॉलिटिकल स्पेस ली है, हमने तेलंगाना में ली है। कह रहे हैं, देखिए, ये पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है कि वो प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार में लेके जाते हैं, नहीं, देखिए, कार्यकर्ता के भरोसे लेते हैं। पार्टी की रणनीति है, उसमें तो इसे खारिज नहीं कर सकता। हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। शायद अमित शाह जी, नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ अगर नहीं जाते वहां पे, तो मुझे लगता है कितना कोई ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन एक पहली बात तो प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में नहीं गए हैं। जैसा श्याम जी ने बताया था, प्रधानमंत्री जी किसी कारण से विजिट के लिए हैदराबाद गए, इंक्लूडिंग निश्चित करना। अरे समय निश्चित करना और जाके वहां पर बात करना। प्रधानमंत्री जी गोपनीय एजेंडे के तहत गए वहां पर, आप ये गलत कैसे कह रहे हो? श्याम जी, प्रधानमंत्री ने वहां पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल लीडर से वहां मिले नहीं। बड़ी बात होती है, 1 घंटा रहना ही बड़ी बात होती है। हैदराबाद की जनता को दिखाना कि मैं आपके बीच आ गया हूँ, मैं प्रचार करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन आया तो। चलिए छोड़िए श्याम जी, इस बात को छोड़िए, है ना? जी आशीष जी। जी, तो अगर हम एक महत्वपूर्ण बात, एक और मेरा सवाल है सर यहाँ पे, अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वह बहुत मजबूत संगठन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी आप देखें तो बिल्कुल वहां पे भाजपा एक बड़ी दल के रूप में है, विधानसभा में भी। लेकिन एमएलसी के इलेक्शन में इसे एक तरह से एक बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तीनों दल जो महाअघाड़ी पार्टी, एक दल बना करके इन्होंने सारों ने गठबंधन किया, जिसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी, एनसीपी भी है, कि ये बिल्कुल एक अलग बिखराव की स्थिति में है और इसका बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। जनता वापस जुड़ना चाह रही है। लेकिन इस इलेक्शन का जो रिएक्शन आ रहा है वो भी बीजेपी के लिए एक झटके की बात है। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, महाराष्ट्र में जो आज इलेक्शन रिजल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इससे ज्यादा सीटें हम जीतते। निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पे आकलन करेगी, समीक्षा करेगी क्या कारण रहा। लेकिन मैं आपको एक बात, थोड़ा सा एक पॉइंट पे प्रीवियस इलेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आपको ध्यान हो, यूपी में बाई इलेक्शंस हुए थे, और यूपी में जब बाई इलेक्शन हुए थे तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सब ने मिलकर के अपना आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, चारों ने मिलकर के अपने एक कैंडिडेट दिए और गोरखपुर में पार्टी हारी। उसके बाद वेस्टर्न यूपी में पार्टी हारी। तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी समय मिल गया है कि अब तीनों पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ती है, कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता के सामने जाएगी। तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक समय भी मिला है पब्लिक के पास जाने के लिए कि अब हमको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। और आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सपा बसपा के एक साथ रहते हुए भी 80 में से 63 लोकसभा सीटें जीती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तीनों का बहुत अच्छे से मुकाबला करेगी। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस बयान को कि आपने बड़ा ही सदा हुआ और एक मैच्योर पॉलिटिशियन का बयान दिया। अदरवाइज लोग उखड़ जाते हैं कि आप क्या कह रहे हो, उस रिजल्ट को भी तो देखे। आपने बहुत ही संतुलित और सदा हुआ बयान दिया है, जो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन से उम्मीद की जा सकती है। एक लेसन के रूप में आप देख रहे हैं इस हार को, कि हार से हमें एक लेसन है
आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से 3 दल से एक साथ अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम कैसे लड़ पाएंगे? ओम जी, आप क्या कहेंगे आशीष जी के इस बयान पर? नहीं, आशीष जी ने अच्छा कहा सारा सब, लेकिन ये भूल गया कि बनारस में भी एमएलसी हार गया है, संपा का हाँ। जीता है। नागपुर में भी हार गया है बीजेपी का एमएलसी, और वहां पर कांग्रेस का जीता है। ये बड़े ये संकेत हैं, राजनीति में संकेत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि जहां भी आपका अगर विचार मजबूत नहीं होता है, और जब आप अपना सारा जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक राजनीतिक पकड़ का सिलसिला होता है, कमजोर होते ही अगर रह जाता है, तो विचार की मात का सिलसिला बनता है। मैं यूं कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा सारा सब कुछ। अभी जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग, जैसे किसानों का नाराज होकर के एकत्रित होना, किसान के बिलों को वापस लेने की बात कहना, तो एक वर्गीय चेतना डेवलप हो रही है जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ नजर आती है, और एक जिसको घनीभूत हो रही है तो उसको रोकना चाहते हैं, कहते हैं कि सारे पंजाब और हरियाणा का मामला, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोगों में नाराजगियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनका वैचारिक तत्व है। उनको सोचें, इस बात को समझें कि क्यों लोग हमसे खफा हो रहे हैं, क्यों ये बहुसंख्यक वाली जो राजनीति है उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, बाकी जगह भी लड़ना है, तो बहुसंख्यक की राजनीति नहीं। देखिए, हर वो में हम लोग ही बात कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्रवक्ता हो तो करेंगे नहीं हम लोग, जो कि सबके बारे में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी है, कांग्रेस जीवित विचार की वजह से, अगर कांग्रेस का विचार समाप्त हो जाए तो भी कहीं पर नजर ही नहीं आए। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट कांग्रेस ने स्थापित किया कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, भारतीय संविधान के माध्यम से, तो इनके नेता कितने ही कमजोर हो जाएं, दल बदलू हो जाएं, अपनी आस्थाएं छोड़ दें, लालच से इधर उधर चले जाएं, लेकिन जो बुनियाद है वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, जो किसी भी हालत में नहीं बदलेगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद थी, जब मैंने कहा था ना कि 1980 में जब बनी थी, तो बुनियाद अटल जी ने ऐसी डाली थी, लेकिन जब देखा कि 2 लोग रह गए उसकी वजह से, तो फिर जो दूसरी आस्थाओं वाले सवाल जोड़े, राम मंदिर और सारे सब सिलसिले, पुराने जनसंघ के जमाने की जो बातें आई, तो उनका नतीजा है कि आप भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने का दावा करती है। वो सब उन्हीं के माध्यम से हुआ। ये स्ट्रेटेजीज हैं, तो क्यों नहीं आप स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को स्थापित करने के लिए, और दूसरे दल जिन विचारों के साथ में अपने आप को लिए हुए हैं, वो क्यों नहीं उसके अवरोध पैदा करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी में तो सब होगा, इसमें कोई, और आपने जो कहा अपने हिसाब से ठीक ही कहा। मैं वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ देश के चुनाव और उनके। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं फिर। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं? जी हाँ हाँ। यहाँ एक सवाल उठता है कि लेकर इस बात को देखें, नहीं आ रही। होगा कुछ साल पहले भी एक सिलसिला चला था साहित्यकारों का अपना सम्मान लौटाने का, जिसमें काफी सियासत हुई। अभी किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ लोग अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। किसान और पहले जो स्थितियां बनी थी वो एक ये कहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको छिन भिन नहीं होने देंगे, हमारे पुरस्कार लौटा रहे हैं। लेकिन बात अब किसानों से जुड़ी हुई है। कोई जैसे पूर्व नेता जो हैं 2-3, उनका भी आपको मैं जिक्र नहीं करूंगा, उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाए। खिलाड़ी हैं वो अपने पुरस्कारों को लौटाने की बात कह रहे हैं, जो अवार्ड मिले हैं उनको। तो ये एक नाराजगी कहें या फिर ये कहें कि सरकार को एक चेतावनी के रूप में कहा जा रहा है कि जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक नहीं है, कुछ सुनने की भी अब बातें आनी चाहिए। पहले के पुरस्कार लौटाने में और अब के पुरस्कार लौटाने में थोड़ा अंतर है कि अभी भी वही टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सारी चीजें चलेंगी? देखिए योगेंद्र जी, इस बार जो पुरस्कार लौटाने का सिलसिला इनके सहयोगी दल द्वारा जो अलग हुआ है उसी ने शुरू किया है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि
प्रकाश सिंह बादल ही सबसे पहले पुरस्कार लौटाने वालों में से हैं। वो कह रहे थे कि मैं किसानों के हमेशा लड़ाई लड़ता रहा, और आज मैं किसानों के लिए अगर नहीं चुप बैठ गया और मैं सत्ता के सुख भोग रहा था जैसे भोगता रहा, तो आने वाला भविष्य संकट में डाल देगा अकाली दल को। तो उन्होंने सबसे पहले उधर किया। आप देखिएगा कि किसानों का आंदोलन शुरुआत में तो भाजपा और इनके सहयोगी दल ये कह रहे थे कि हमने जो निर्णय कर दिया वो देश को मानना पड़ेगा, लेकिन देश के किसानों ने ये जता दिया कि हमारा निर्णय अगर हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो हम सड़क पे आएंगे, और सड़क पे आएंगे, स्थायी रूप से सड़क पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई लाया गया है, वो निश्चित रूप से प्रभावित है, उनका भविष्य इन कानूनों के तहत प्रभावित हो रहा है। अब भाजपा भाई कुछ भी कह दे कि हमने किसानों के हित में किया सब कुछ, लेकिन वो ये कहने की स्थिति में नहीं आ रही है। जब 40 दलों के साथ जब वहाँ उनके कृषि मंत्री जी और उद्योग मंत्री बात कर रहे थे, तो वो दिलासा अब तक नहीं दिला पाए कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा दे पाएंगे। वो कह रहे हैं हम लिखित रूप में दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर तो पहले से है, वो तो लिखित रूप में पहले से है। आप कानून के तहत अगर देना चाहते हैं तो, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम एसडीओ और कलेक्टर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं बात, हम उसको सिविल पे देंगे नहीं देंगे, इस पे बात आ गई। तो जो सरकार जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर रही थी कि हमने किसानों के हित में सब कुछ कर दिया, अब वो निश्चित रूप से किसानों की बात सुनने के लिए मजबूर हो गए। इस बार नेतृत्व ना कांग्रेस का है ना किसी पार्टी का है, किसानों के दलों का अगर नेतृत्व है। यही कारण है कि सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और कल 5 तारीख को अंतिम फैसला होगा। देखिए, पुरस्कार लौटाने का सिलसिला इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है कि किसान ही बहुत सारे खेल खेलते हैं, वो क्योंकि किसान मजबूत होता है तो बहुत सारे खेलों में उन्होंने जीते भी हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी हैं। तो अच्छा। सरकार को मजबूरन अब सोचना पड़ेगा कि हमारी मनमर्जी, हमारी तानाशाही नहीं चलेगी। और आप देखिए कि लोकसभा में तो आप सब कुछ थे, इसलिए लोकसभा में तो आप सब कुछ करा चुके, लेकिन राज्यसभा में आप तरीके से नहीं हो। उन्होंने अपनी तरीके से उसको पास करा लिया, प्रश्न चिन्ह बन रहा है। अब चारों मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से समय मांगा, नहीं मिला। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आखिर हम कानून लेके आए हैं जिनके लिए, उनके लिए किस प्रकार से हितकारी होगा। अब आप कैसे कह रहे हो कॉर्पोरेट जगत आपका सहयोगी नहीं है, कॉर्पोरेट जगत सहयोगी नहीं है, तो अभी सब चीज शामिल कर दो, किसान संतुष्ट हो जाएगा, फिर आप देश के हितैषी बन जाओगे। आप कहोगे कि हमने लोगों का, किसानों के, मूल किसानों के मांग पर हमने परिवर्तन किया। किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत कीजिए परिवर्तन। आपको देखो जिस तरह से बातचीत सिलसिला शुरू होने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में यही तो जीवित है कि सरकार की बातें हर एक कोई मान ले, जरूरी थोड़ी ना है। जी श्याम जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, ये साउथ में आप लोग मान के चलते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी जीत रही, नागपुर जो मूल धारा से जुड़ा हुआ है वहां आप जीत रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो किसान आंदोलन की ओर मैं आपको इंगित करना चाहूंगा, किसान आंदोलन में ठीक आप लोगों की बयानबाजी चल रही है, अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलके भी चले गए हैं और उन्होंने जो कुछ कहना था वो बता भी दिया सारी बातें। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस, मैंने एक रोज भी ये बात सारी की थी कांग्रेस के मेरे साथियों से कि कांग्रेस इसमें पिछड़ रही है। जो प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं अभी बिखराव की जो बात है, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जहां मूल मुद्दे की बात है, जहां अभी चलिए एक हाथरस का मामला हुआ, उसमें जाने के लिए सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सबको उतार दिया। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था किसान से जुड़ा हुआ जो हर पार्टी उसे एक फर्टाइल वोट की तरह मान के चलता है और उनकी हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं हर पार्टियां, और ये देखा भी जाता है कि किसान का वोट मिलना चाहिए। तो ये ऐसे एक अवसर है जिसमें चलिए आपने यहाँ तो इलेक्शन में बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक समीक्षकों का मानना है कि कांग्रेस की एक चूक है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, ये जो मामला है ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। ये कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का या और भी जितने दल हैं, बीएसपी का, इन सब का मामला नहीं है, किसानों का है। पूरे देश भर के किसानों का मामला है। और शुरुआत में अगर आपको याद हो, जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, शुरू में 2 महीने पहले जब ये बिल पास हुए थे, हमने इसका जमकर विरोध भी किया था। विरोध करने के साथ हमने राज्यसभा में जिस प्रकार से लोग आवाज अटक गई।
स्वर्णिम जी आपकी वॉइस सर नेट नहीं चल रहा स्वर्णिम जी का। हाँ चलिए, मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगा, स्वर्णिम जी के पास में वापस पहुंचूंगा। आगे आगे देखिए जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए आरोप लगे तरह तरह के कि किसानों को भड़का रहे हैं, लोग ला रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, किसानों को खालिस्तान समर्थक और खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से देश विरोधी, देश के गद्दार, कई तरह के नाम दिए गए। और जब से दिल्ली में 9 दिन पहले से आकर के किसान यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के आके बैठे, पूरे देश भर से जब किसान आए, तो उस वक्त सरकार ने ये निर्णय लिया कि साहब हम किसान प्रतिनिधियों से बात करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से बात नहीं करेंगे। आप देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया एमएलसी का, तो वहां पे 58 वर्ष से कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी नागपुर सीट जीत रही थी, कांग्रेस ने जीती। तो आपकी नीतियां कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको देश ने नकारना शुरू किया। हमने ऐसा नहीं है पहले विरोध नहीं किया, हमने पहले भी आंदोलन चलाए। जब कांग्रेस शासन द्वारा जो हमारा बिल लाया गया था, ये भूमि अधिग्रहण कानून था, उस कानून के तहत हमने कांग्रेस किसानों के हितों को मजबूत किया। और कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए इस बिल को चूंकि डाइल्यूट करने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही किया था 2014 में, उस वक्त भी संशोधन किया उस बिल में, उसको लेकर के भी हमने आंदोलन किया। और आज ये बिल ऐसा लाए हैं, 3 बिल, जिसका हमने तो विरोध शुरू से किया ही किया, लेकिन आज जब जनता ही सड़कों पर उतर आई है, कोरोना की परवाह नहीं है, ठंड की परवाह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़े गए, गड्ढे खोदे गए, इन सब की परवाह ना करते हुए भी आंदोलनरत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार बनी हुई है, इनके नेतृत्व है, जो पहले बात करने को करना ही नहीं चाह रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने तो बनारस से, वाराणसी से घोषणा तक कर दी थी कि हमने जो निर्णय लिया किसानों के हित में है, आज झुकने को तैयार। और मैं आपको आज ये विश्वास दिला रहा हूं और ये बता रहा हूं, क्योंकि ये तय बात है कि ये बिल वापस होंगे। इसमें सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, लड़ाई सिर्फ एमएसपी की नहीं है, किसानों के सारे हितों को लेकर के, जो उनके हित, उनपे कोटाराघात किया गया, उनपे जो आक्रमण किया गया, उनकी अधिकार थे उनका अतिक्रमण करके कॉर्पोरेट सेक्टर को जो फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाई है सरकार, इसको बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा। ना किसान पीछे हटने वाले, ना विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो या अन्य जो भी किसान हितैषी दल हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी भूमिका जिस प्रकार निभानी है निभा रहे हैं। सरकार भले ही हमसे बात ना करना चाहे, किसी राजनीतिक दल से बात ना करना चाहे, लेकिन आज उनको इस सब पैतरों के बावजूद, पूरा दुष्प्रचार किसानों के आंदोलन के विरुद्ध फैलाने के बावजूद, बिल्कुल उनको मैं जवाब दिलवाता हूं, एक बार जवाब दिलवाता हूं, स्वर्णिम जी जवाब दिलवाता हूं, आशीष जी से जवाब दिलवाता हूं। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अभी आपने स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को सुना होगा, पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है किसान आंदोलन के लिए, और दबाने की बात कही जा रही है इसमें कि कुचलना चाहती है सरकार और कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। इसी बीच में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि दिल्ली के जो रास्ते बंद कर दिए हैं किसानों ने, उन्हें खुलाने के लिए याचिका लगाई गई है और कहा जा रहा है कि लोगों को मेडिकल रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस अटक रही हैं, और जो दिल्ली आने वाले लोग हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इसे खुलाया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, वार्ता और वार्ता के बाद के निष्कर्ष पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो किसान ये बात कह रहा है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, अगर अभी हम दबेंगे तो फिर किसानों को हर कोई हल्के में लेगा। आशीष जी, सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय ढूंढ रही होगी, ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, आप और मैं बहुत दूर बैठे हैं उनसे, लेकिन बात यहाँ पार्टी की आ रही है। एक विचारधारा को लेकर के सवाल खड़ा हुआ, ओम सैनी साहब ने भी खड़ा किया कि जो नागपुर, जहाँ से पूरे देश में एक विचारधारा डेवलप की जा रही है और मुख्य सूत्रधार जहाँ से हैं वहाँ भी लूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान जो हैं, जिस तरह का एक मोमेंट पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है, वो अब धीरे धीरे और राज्यों से भी जो समर्थन मिल रहा है, ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है, ऐसा सबका मानना है। योगेंद्र जी, जहाँ तक किसानों से वार्ता की बात है, तो सरकार बहुत गंभीर है और कई चरणों में वार्ता हो चुकी है, अब कल भी वार्ता होगी। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो किसानों के हित में होगा और किसानों को मंजूर होगा, है ना। अब जहाँ तक मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, तो देखिए, स्वामीनाथन आयोग का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, 2006 में उसकी रिपोर्ट आती है। 2006 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस का शासनकाल रहा।
8 सालों तक इन्होंने उस रिपोर्ट को एकदम बंद रखा, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मोदी जी ने आकर के उस पर निर्णय लिया। और आप देखिए, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको समझेगा कि अभी आप आंकड़ा देखना कि ट्रैक्टर जो परचेज हुए हैं ना इस साल, तो ट्रैक्टर में क्या ग्रोथ हुई है। तो आप सरप्राइजिंगली आप देखिए 70% ग्रोथ है ट्रैक्टर परचेज में। अब ट्रैक्टर कौन खरीद रहा है? फार्मर खरीद रहा है। आप एमएसपी के आंकड़े उठा के देख लो कि कांग्रेस के शासनकाल में कितना धान खरीदा गया, हमारे यहाँ क्या रहा हमारे शासनकाल में 5 साल में। गेहूं की खरीद कंपेयर कर लो, दलहन की खरीद कंपेयर कर लो, तो आप सारे आंकड़े उठा लो। किसानों की निश्चित रूप से स्थिति अच्छी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ अच्छा सोच करके किया था। वो अलग बात है कि वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, या हो सकता है कुछ गलती हो उनमें, तो सरकार सुधार के लिए तैयार है। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, अभी ओम सैनी जी ने डिबेट में 2-3 बार कहा कि बहुसंख्यकवाद वाली राजनीति की बात कर रहे थे आप बार बार। तो योगेंद्र जी, ओम सैनी जी ने अभी जब अपनी वार्ता स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड है जहाँ रेडिकलिज्म सॉर्ट ऑफ जो लोग हैं वो पावरफुल हुए हैं। मैं 2014 का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो हमने गुजरात मॉडल को देश के सामने रखा और विकास के नाम पर हमने चुनाव रखा। उस पूरे चुनाव में कहीं कोई कट्टरवादिता की, बहुसंख्यकवाद की बात हमने नहीं की। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने अपने 5 साल का जो कार्य था वो लोगों को गिनाया कि हमने कितने करोड़ों लोगों को मकान बना के दिए, हमने कितने करोड़ों लोगों को गैस उपलब्ध कराई, हमने कितने लोगों को लाइटें उपलब्ध कराई। गुजरात मॉडल रहा है एक चुनाव का मेन जो आधार। 2014 में गुजरात मॉडल रहा और 2019 में भी हमने जो हमारे 5 साल के काम थे वो गिनाए। अब ये क्या है कि ये जो लोग हैं, मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होइए। आप जो बीजेपी का स्टैंड है वो बताइए ना, हमने कब कट्टरता की बात की, बताइए आप। 2002 का जो मॉडल रहा, सुनिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। 2002 का जो मॉडल गुजरात का मिला, पूरे हिंदुस्तान में उससे हाहाकार मचा पहली बार। और उससे बहुसंख्यकों में एक अलग किस्म की धारणा बनी, अल्पसंख्यकों में एक अलग किस्म की धारणा बनी, और वो धारणा इतनी बलवती होती चली गई जिसका फायदा आपको 2014 में मिला, जिसको खूब खुल के बोला। देखिए अब अगर ऐसी बात है तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है। 2002 का मॉडल गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल नहीं, 2002 का वो मॉडल जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया था, वो मॉडल बड़ा लोग और वो बहुसंख्यकों का सिलसिला बनाने वाला सिलसिला हुआ। अब ये डिबेटेबल हो सकती है। ओम जी, आपके हिसाब से 2 मॉडल हैं देश में, ठीक है? एक कट्टरता का मॉडल और एक समावेशिता का मॉडल। आपके हिसाब से कौन सा मॉडल सही है, बताइए आप, बताइए आप। जो सही है ना? भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में कभी कट्टरता की बात नहीं करती है। और अगर कर रही है, मेरी बात सुनिए, अगर कर रही है तो आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, श्याम जी पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस है, तो फिर क्या ये इतना निकम्मापन है कि आप लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विनाश कर रही है? ये आपका निकम्मापन है फिर इसका मतलब? नहीं, निकम्मापन हमारा नहीं है, आपका निकम्मापन ये साइकोलॉजिकल बात है। हिटलर नहीं है, हिटलर ऐसा नहीं है। हिटलर के जो अनुयायी थे या मुसोलिनी के जो अनुयायी थे, निकम्मापन की बात। आशीष जी, ओम जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आशीष जी। देखिए, एक आईना जो होता है, दर्पण में जैसा दिखता है वैसे, अगर मैं सांवला हूं तो मैं नीच आकर के भी गोरा हो सकता, जब तक फेयर एंड लवली को लगातार 2-3 महीने नहीं लगा लूं। तो समीक्षक वही चीज बताते हैं जो सामने दिखाई देता है। अब आप देखिए, आज देश का एक ट्रेंड बन गया है। पहले लोग आलोचना सुनना पसंद करते थे, पत्रकारों से पूछते थे कि कहां कमजोरी। आज तो सिर्फ यह है कि आप हमारे समर्थन में जितना लिख सकते हैं, आपके पास में शब्दकोश होना चाहिए, तब तो राजनीतिक दल खुश हैं। ये सभी दलों को चाहता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको समीक्षा करनी चाहिए, आप समीक्षा करें। लेकिन आप ये भी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना विकास हुआ, आप ये भी तो बताइए ना, कंपेयर कीजिए ना लोग चीजें। झूठे आरोप लगा करके जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में जो बच्चों के जो भोजन की कहना चाहिए, जो एक स्कीम चली थी, स्कूल में भोजन जो दिया जाता है, उसका लेकर के किसी ने एक शहर की छोटी सी न्यूज छाप दी थी, पत्रकार महोदय ने, उन्हीं को लेकर के सीधे जेल में ठूस दिया गया। ये भी आप ध्यान रखिए आशीष जी, किस प्रकार से लोगों को रोका जाता है। यही राजस्थान है जहां से आप और हम आते हैं।
यहीं पे वसुंधरा जी ने अपने भ्रष्टाचार को के खिलाफ न्यूज ना छपे इसको लेकर के बिल पारित करा दिया था विधानसभा में। ये ध्यान करें आप, जिसका खूब विरोध हुआ पूरे प्रदेश में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पत्रकार ना लिखे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं और ये सरकारों ने इस पर काम किया खूब। और अब जो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि रिजेक्शन आपका जो फेज है ये टेम्परेरी फेज है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वार आपने किया, लड़ा, इसको आपने साइकोलॉजी को पकड़ा, नब्ज को पकड़ा, लेकिन टेम्परेरी फेज है। लगातार आपके खिलाफत शुरू हो रही है। आज जो किसान बैठे हैं ये किसी एक धर्म के या किसी एक जाति के, एक पंथ के नहीं है, एक राज्य से नहीं है। आप कितने भी बयान आपके नेताओं ने शुरू में दिए हो, पूरे अक्रॉस द इंडिया बॉर्डर्स क्रॉस करके ये आए हैं कि और सभी जाति धर्म और जो भी मानने वाले हैं, एक पंथ और एक समुदाय रह गया किसान जो यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि आपकी नीतियां, हर नीति आपकी केवल एक चीज से नहीं चल सकती। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमने कब चुनाव प्रचार किया, चुनाव प्रचार में आप ध्यान करिए 2019 का मोदी जी का चुनाव प्रचार था, यहीं झुंझुनू से शुरू किया था। पीछे बैनर पे जो शहीद हुए थे बॉम्ब ब्लास्ट में, आईईडी के ब्लास्ट में, बीएसएफ के जवान, उनकी फोटोएं लगा करके पूरे चुनाव प्रचार में मोदी जी ने यही कि हमें चुनो और सेना के देखो कितना अच्छा काम कर रही है, इनको श्रद्धांजलि दो जो शहीद हुए, इसको लेकर के इस नारे के साथ जानना चाहता हूँ स्वर्णिम, एक बात जानना चाहता हूँ स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात मैं कहना चाहूंगा। चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि चलिए बीजेपी अपने एजेंडे पे है, सेना को बुनाने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बदल रही है, जो भी है, लेकिन ये कोई सामने सब चीजें कह करके तो चल रही है, कोई छुपा हुआ नहीं है इसमें कि हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे 70 आर्टिकल 370 का मामला हो, सीए का भी जो लेकर के आए। अगर पब्लिक लाइक कर रही है बीजेपी को, अगर कांग्रेस अभी भी प्रतिपक्ष की भूमिका में ये सारी चीजें कहने में अगर पिछड़, देखिए जर्नलिस्ट का काम अलग है, हमें जो दिखाई दे रहा है अगर सही, अभी जैसे आशीष जी ने कहा कि सही काम भी तो दिखाइए, सही काम जनाब दिखाए जा रहे हैं, क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? अगर जो अच्छा काम हो रहा है तो दिखा रहे, कौन खारिज कर रहा है उससे? कोई भी सरकार हो। लेकिन जो चीजें, एक ट्रेंड बदल गया है राजनीतिक दलों का सच सुनने का, उसमें थोड़ा सा जर्नलिज्म ने भी कंप्रोमाइज कर लिया। इसे मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को अब ये लगने लग गया कि मुझे मेरी रोजी रोटी भी चलानी है, क्योंकि जब कोई सुनना पसंद नहीं करता तो ये हालात बनने शुरू हो जाते हैं। तो आशीष जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, स्वर्णिम जी से भी मैं जानना चाहूंगा कि जब बीजेपी खुल करके अपने फ्रंट पे आ रही है तो सर आप लोगों को रास्ता निकालना चाहिए। स्वर्णिम जी, योगेंद्र जी, जहां तक आपकी बात है, योगेंद्र जी पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। योगेंद्र जी, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी रही है, ठीक है। यहाँ पे दो हमले होते हैं, पुरी पर हमला होता है, एक पुलवामा पर हमला होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है और उसका प्रतिकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रतिकार किया और जवाब दिया। 2008 में एक घटना होती है जिसका जिक्र अभी बराक ओबामा जी ने अपनी पुस्तक में किया था, प्रॉमिस लैंड के अंदर किया है, कि 2008 में एक घटना होती है, बॉम्बे में 26/11 को हमला होता है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये डिसीजन नहीं कर पाता है। तो आप देखिए उनकी नाकामी है ना, कि वो नाकाम हुए और हम सफल हुए। अब जनता में अगर ये विचार जा रहा है, मैसेज जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, इसमें क्या बात है, इसमें दिक्कत कहाँ है? आपने की नाकामी बराक ओबामा की पुस्तक का जिक्र किया सर, वही बात है। अब बराक ओबामा की पुस्तक का जिक्र है तो स्वर्णिम चतुर्वेदी कहेंगे कि वॉशिंगटन पोस्ट में अभी छपा है कि एक राष्ट्रवाद की डेफिनेशन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो अपने अंदाज से बदल रहे हैं और एक राष्ट्रवाद की आड़ में एक तानाशाह प्रवृत्ति बदल रही है और अपने अंदाज से फैसले किए जा रहे हैं, वो चाहे जनता के हित में है नहीं है, लेकिन अगर हित में नहीं है तो भी सरकार के अगर हित में है तो उसे माना जाता है। ये केवल एक भारत की बात नहीं, कई मुल्कों का उसमें जिक्र था। 4 दिन पहले का ही 2 पेपर यहाँ प्रदेश के जो महत्वपूर्ण है, दोनों में छपी हो काफी बड़ी खबर। तो ये कि मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं सर आपको भी कि अब वो स्थितियां नहीं बची हैं कि कोई बिल्कुल खुल करके कह सके, या बात केवल आपकी नहीं है, अगर राज्य में भी अगर स्थिति होगी तो राज्य की वो सरकार भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा, ये अखबार हमारे खिलाफ कैसे लिख रहा है? खिलाफ नहीं लिख रहे, वो आईना बता रहे हैं। अगर अच्छा काम है तो कौन खारिज कर रहा है? मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वैक्सीन का जो है उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, आप लोगों के राजनीतिक सवाल हो रहे हैं, जो सवाल राजनीति के लोग खड़ा कर रहे हैं उसको हम छाप देते हैं। बाकी बताइए अपनी तरफ से कौन अपना वो कर रहा है? अगर वैक्सीन आती है जिसमें काम चल रहा है कोरोना के लिए, जहां पर अगर फेलियर पॉइंट्स रहे गवर्नमेंट के, जिसके भी
तो वहां पे उनको बिल्कुल छापा गया, और अगर अच्छा काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको कोई उसे खारिज नहीं करता। तो ये क्यों है कि राजनीतिक के लिए तो आप लोगों को तय करना है कि क्या लिमिट होनी चाहिए आलोचना की, बाकी जर्नलिज्म में तो कोई ऐसे नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जर्नलिज्म का काम ये होना चाहिए कि सरकार का अगर विफलता है तो उसको प्रमुखता से ले और जो सफलता है पब्लिक में पहुंचाए। मैं इसका स्वागत करता हूं, आप बिल्कुल आलोचक बनिए ना, कहाँ दिक्कत है, एक आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। जी चलिए 5 तारीख को लेकिन जो परिणाम आने वाला है किसान आंदोलन की बैठक का नहीं आता है, तो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 8 तारीख को हम राष्ट्रव्यापी बंद करेंगे। ये इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं किसान, जिसमें सभी राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यानी कि सैटरडे को जो बैठक होगी उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। या तो जो मजमून है वो दोनों तरफ से देख लिया गया है, उम्मीद कम है कि कोई रिजल्ट निकल पाएगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, शायद कोई न कोई हल निकलेगा और जो दिल्ली के आसपास के लोग जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं उसे शायद निजात मिल सकेगी। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप सभी को यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।